दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट में। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 जो पेपर है वो हमारा सोशलॉजी का। और उसी के ब्याह पर हम क्या करने वाले हैं, एक अभ्यास प्रश्न पत्र यानी कि सैम्पल पेपर जिसको कह सकते हो आप। आपकी डिमांड पर मैं सैम्पल पेपर लेकर आ गया हूँ। इससे पहले मैंने आपको सभी चैप्टर्स करा दिए हैं, एनिमेशन तरीके से कराए हैं, और आज मॉर्निंग में ही MCQs की वीडियो भी अपलोड कर दी है। उन्हें देखिए और अपना जो 6 और 7 तारीख दोनों के एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आइए अपना शुरू करते हैं सैम्पल पेपर। जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखो, हम पेपर के टाइम पर जो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं वो हम कभी भी सामान्य निर्देश नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि हमारे पास में टाइम भी कम होता है, इसी वजह से हम इसको स्किप कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपके टाइम की बचत करता हूँ और आज ही मैं आपको यहाँ पर दिशा निर्देश बता दूंगा, जिससे आपको वहाँ पर नहीं पढ़ा होगा तब भी आपका काम चल जाएगा। तो जो पेपर है टोटल 80 मार्क्स का रहने वाला है। टाइम पीरियड जो मिलेगा 3 घंटे का मिलेगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 खंडों में विभाजित किया जाएगा। टोटल 35 क्वेश्चन होंगे। जो खंड का है वो 1 से 16 तक है और ये MCQs रहेंगे। 1 नंबर के खंड जो खा है वो क्वेश्चन नंबर 17 से 25 का होगा और 2 नंबर के होंगे। और 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं देना है। सबसे बढ़िया होता है हमारे को जो लिमिटेशन दी जा रही है वर्ड्स की उसमें पूरा करना। ज़्यादा नहीं होने चाहिए और कम भी ना हो, इस तरीके से करना है हमें। क्वेश्चन नंबर जो 26 से 32 तक है वो 4 नंबर के आएंगे और प्रत्येक का जो उत्तर है वो 80 शब्दों से अधिक नहीं देना है। खंड जो घा है वो क्वेश्चन नंबर 33 से 5 तक आएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 6 नंबर का होगा। 200 शब्दों में इसको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो गद्यांश दे रखा होगा और उसकी सहायता से उसको करते हुए चलना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना सिंपल पेपर खंड का। तो देखो, हमें क्वेश्चन दे रखा है जो 1 to 16 रहेंगे खंड का में MCQs। तो पहला है कि अभिकथन और कारण वाला है, तो इसके हिसाब से देखना है। तो देखो क्या कह रहा है कि जब सत्ता की परिभाषा अधिकांशतः इस रूप में दी जाती है कि सत्ता स्वेच्छानुसार एक व्यक्ति से मनचाहे कार्य को करवाने की क्षमता रखती है। तो पहले तो ये देखना है कि ये सही है या नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, सत्ता तो ऐसा ही होता है, स्वेच्छानुसार एक व्यक्ति से मनचाहे कार्य करवाने की क्षमता रखती है। तो ये बात तो ठीक है। कारण कह रहा है कि जब सत्ता का संबंध स्थायित्व तथा स्थिरता से होता है तथा इससे जुड़े पक्ष अपने सापेक्षी स्थान के अभ्यस्त हो जाते हैं तो हमारे सामने प्रश्नावली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं बात सही है और इसकी जो व्याख्या है वो भी ठीक हो रही है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा का वही ठीक हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। समाजशास्त्र डैश पर केंद्रित है। समाजशास्त्र किस पर केंद्रित है? व्यक्तियों के बीच बातचीत, पशु व्यवहार, पर्यावरण या शांति और संघर्ष। देखो, समाजशास्त्र के अंदर हम ये बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट कर देंगे। ठीक है, तो व्यक्तियों के बीच बातचीत, शांति और संघर्ष, पर्यावरण, ये सब भी तो कहीं ना कहीं हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन जो इसका अप्रोप्रिएट बिल्कुल वैलिड आंसर होगा वो होगा शांति और संघर्ष। मैंने इस टाइम पर चैप्टर कराया था तब भी बताया था मैंने आपको कि समाज के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, शांति भी देखने को मिलती है और संघर्ष भी देखने को मिलता है। यानी कि लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं, थोड़ी सी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और इसके अलावा मेन जो काम होता है वो शांति व्यवस्था बना के रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, डार्विन का सिद्धांत ने किस पर बल दिया? जो MCQs कराए हैं देखो उसमें से उठकर डायरेक्ट आया हुआ है। तो क्या है इसमें? डार्विन का जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था तो वो क्या था? योग्यता की उत्तरजीविता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि डैश वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है। तो किसमें उत्पादन और वितरण दोनों देखने को मिलता है? तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाजशास्त्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में तो हम अर्थ की बात करते हैं, मानव विज्ञान के अंदर मानव की बात करते हैं, इतिहास के अंदर हम जो हमारा पास्ट मूल्य रहे हैं, रीति रिवाज रहे हैं, जितने भी हमारे पास में हमारा पास देखने को मिलता है उसकी बातें इसमें इतिहास के अंदर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का समाजशास्त्र। फिर है 5वां कि धुर्य द्वारा जाति की विस्तृत परिभाषा दी गई, इनमें कौन सी विशेषता उनके द्वारा नहीं बताई गई है? पहला कह रहा है कि जाति एक संस्था है जो खंडीय विभाजन पर आधारित होती है।
बात सही है। जातिगत समाज सोपानिक विभाजन पर आधारित होते हैं, ये भी बात सही है। संस्था के रूप में जाति कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाती है, देखते हैं। जाति व्यवसाय के चुनाव को भी सीमित कर देती है, जो जाति की तरह जन्म पर आधारित तथा वंशानुगत होते हैं। तो आप क्या देख पा रहे हो, उसने क्या पूछा है, नहीं बताइए, यानी कि 3 सही है 1 गलत है इसमें। तो देखो कि आप सी ऑप्शन जो है हमारा गा कि संस्था के रूप में जाति कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाती है, नहीं, ये बात गलत है। जाति संस्था के रूप में हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है। और जाति यहाँ तक कि व्यापारिक, शादी विवाह, इन सब के अंतर्गत कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाती है। हर व्यक्ति अपनी जाति के अंदर ही रहता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 कि डीपी, जिनका पूरा नाम है डीपी मुखर्जी, ने अंग्रेजी तथा बंगाली में काफ़ी पुस्तकें लिखी। उनके द्वारा ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इस विषय में एक श्रेष्ठ कार्य इस वर्ग की कालजयी रचना मानी जाती है। तो उन्होंने कौन सी लिखी थी? इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक, इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न म्यूजिक, या इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक, इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल म्यूजिक। तो जो डीपी मुखर्जी ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि कल्याणकारी राज्य डैश राज्य होता है, इसका अर्थ है कि वह उदारवादी राजनीति के शास्त्रीय सिद्धांत की नीति से भिन्न होता है। तो 2 ऑप्शन देखने हैं। तो देखो, कल्याणकारी राज्य क्या होता है कि एक सकारात्मक राज्य होता है। तो देख लो, हमें सकारात्मक कहाँ दिख रहा है, तो सकारात्मक हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है और उदारवादी राजनीति के शास्त्रीय सिद्धांत की लेसेज फेयर नीति से भिन्न होता है। लेसेज फेयर का मतलब क्या है? लेसेज फेयर का मतलब होता है मुक्त व्यापार। इसके अंतर्गत क्या होता है? मुक्त व्यापार किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लेसेज फेयर, उदारीकरण का ही है ये रूप। क्वेश्चन नंबर 8 कि ये ग्रामीण शोध कार्यों के स्थल के रूप में भारतीय समाजशास्त्र को कई तरह से लाभान्वित करते हैं। इसने निर्जातीय शोध कार्य की पद्धति के महत्व से परिचित कराने का एक मौका दिया। तो किसने दिया? ये यहाँ पर पूछा, यहाँ पर ये वर्ड जो ये स्टार्ट करिए, ये ग्रामीण शोध कार्य, ये किसके लिए यूज हुआ है? तो ये हुआ है गांव के लिए, अस्पताल के लिए, विद्यालय के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये किसके लिए यूज हुआ है? ये शब्द यूज हुआ है ऑप्शन नंबर हमारा का, गांव के लिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि अभिकथन कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए व मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। तो ये बात तो सही है। कारण कह रहा है ज्ञानोदय या प्रबोधन के नाम से जाने गए इस नए दर्शन ने जहां एक तरफ मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित, वहीं दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की मुख्य विशेषता का दर्जा भी दिया गया। तो इसका क्या चीज़ है? तो ये दोनों ही ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति जो कब हुई थी 1789, एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो 14 जुलाई 1789 ने व्यक्ति तथा राष्ट्र राज्य के स्तर पर डैश संप्रदाय के आगमन की घोषणा करी। तो कैसी आगमन की घोषणा करी थी? आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक या राजनीतिक? तो किस तरीके की राजनीतिक घोषणा करी थी? तो उसने करी थी डी, राजनीतिक। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कॉलेज कैसी संस्था है? अनौपचारिक, औपचारिक, राजनीतिक, आर्थिक? तो अनौपचारिक और औपचारिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो कॉलेज कैसी है? एक औपचारिक संस्था है। इसके अंदर आपको बताया था स्कूल है, विद्यालय है, कॉलेज है, जितनी भी शिक्षण संस्थान है, ये सारी हमारी औपचारिक में आती है। अनौपचारिक में क्या है? हमारा परिवार है, आस पड़ोस है, समाज है, ये अनौपचारिक में आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि अभिकथन कह रहा है कि प्रकार्यवादियों के अनुसार मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकता पूरी करने के एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। कारण कह रहा है ऐसे परिवार में घर का एक सदस्य घर से बाहर कार्य करता है, दूसरा सदस्य घर और बच्चों की देखभाल करता है। देखो, आर तो ठीक है, कारण तो इसका ठीक है, लेकिन जो अभिकथन है वो गलत है, क्योंकि ऐसा प्रकार्यवादियों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है, देख लो ऑप्शन कौन सा है जिसमें ए गलत है और आर सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अभिकथन और कारण। देखो, अभिकथन और कारण वाले आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए जब मैंने एमसीक्यूज कराए हैं जो उसमें मैंने अभिकथन और कारण दोनों ही शामिल करे हैं क्वेश्चन ये वाले। तो पहचान विरासत में नहीं मिलती, अपितु वह यह व्यक्ति तथा समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों से प्राप्त होती है।
कारण कह रहा है कि व्यक्ति को उसके द्वारा अदा की गई सामाजिक भूमिका ही पहचान प्रदान करती है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। तो दोनों ही बातें ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक उद्योगों की नींव कौन सी क्रांति के द्वारा रखी गई? तो आधुनिक उद्योग किसमें है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका औद्योगिक क्रांति के द्वारा रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, कि समाजशास्त्र को कभी कभी डैश की संतान भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पूछ लिया जाता है कि इसकी संतान किसको कहा जाता है? क्रांति के युग, ज्ञान के युग, परिश्रम के युग, अंधकार के युग। तो ये क्या चीज है? समाजशास्त्र में हमने देखा था कि हमने 3 क्रांतियों का जिक्र किया था, ज्ञानोदय की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इसके अलावा हमारे पास में औद्योगिक क्रांति। तो क्या चीज है? क्रांति आ रही है, तो इसमें क्या है? क्रांति का युग। और इसी में समाजशास्त्र कार्ल मार्क्स भी किसकी बात करता है? क्रांति की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। तो ये सब किसके ही रूप के अंदर आता है? तो क्रांति। तो यानी कि इसको क्रांति के युग की 15 का ए आंसर इसका सही है। तो कई बार देखो क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएंगे पेपर में, लेकिन जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ हर क्वेश्चन के साथ में, उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। भौतिक पक्ष इसमें से किसको संदर्भित नहीं है? भौतिक पक्ष में यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, इसके अलावा जिसको हम देख सकते हैं। तो संप्रेषण के उपकरणों से, तकनीकों से, यातायात के साधनों से, या लोकाचार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो हो सकता है डी, लोकाचार, यानी कि जितने भी लोगों के द्वारा हम चित होती है उसको हम नहीं कर सकते हैं। तो यही हो जाएगा इसका डी, क्योंकि इसने क्या पूछा था? नहीं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा खंड का कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं खंड खा की तरफ, जो 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं 17 से 25 तक। कह रहा है कि भूमिका स्त्रीकरण समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। तो ऐसा उदाहरण दे रखा है कि अक्सर पुरुष कमाने वाले और महिलाएं घर चलाने वाली रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को निभाते हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पर, भूमिका स्त्रीकरण किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है? तो किस प्रकार कर रहा है? तो देखो भूमिका स्त्रीकरण में क्या होता है कि जो काम होते हैं सभी के बांट दिए जाते हैं, कि सबकी जो घर के अंदर जितने भी हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वीमेन हो, सभी के कार्य इसमें क्या कर दिए जाते हैं? विभाजित कर दिए जाते हैं। कि मैन का ये काम है कि उनका बाहर जाना है और वो बाहर जाकर काम करना है। वीमेन का जो काम है वो घर के जितने भी काम है, बच्चे को संभालना, घरेलू कार्य है, वो सारे के सारे उनको करने हैं। तो ये क्या कर दिया हमने? भूमिका को स्त्रीकरण कर दिया। तो इसको ही जीवन हमारा क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसी का फिर हमें क्वेश्चन दे रखा है और करके, कि भूमिका से आप क्या समझते हैं और भूमिकाएं ग्रहण की जाती हैं या निभाई जाती हैं। देखो ये पढ़ मैं नहीं रहा हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, इसी वजह से। तो भूमिका क्या है तो अभी बताया, वो उसी से रिलेटेड है। भूमिका यानी कि जितने भी हमारे को कार्य दिए जाते हैं, तो अपने अपने कार्य को करने के लिए जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? भूमिका बोलते हैं। तो भूमिका परिस्थिति जो क्या होता है? एक सक्रिय और व्यवहारात्मक पक्ष होता है। तो और इसी के हिसाब से क्या होता है? परिस्थितियां ग्रहण की जाती हैं, जिसको कह सकते हैं कि जो भूमिकाएं ग्रहण करते हैं तो इसको निभाई भी जाती है। जो हमें भूमिकाएं दी जाती हैं उसको हम निभाने का कार्य करते हैं। और एक व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार काम करता है। जैसे क्या हो सकता है कि मान लो क्या कहते हैं कि एक इंसान है, उसको कोई अलग अलग जो भूमिका दे दी गई कि वो उसका काम अब ये है, और अब स्कूल में जाता है तो वही बच्चा दूसरे काम करने लगता है, घर पे आता है तो दूसरे काम करने लगता है। तो इसी तरीके से जो भूमिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? निभाई जाती हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 18, सत्ता से आप क्या समझते हैं और कैसे आप अपने आसपास सत्ता का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं? तो सत्ता क्या होती है? समाज के जितने भी सदस्य हैं, या फिर कह सकते हैं कि समाज के जो अन्य सदस्य होते हैं, तो इसके नियमों को जो मानने का एक को तैयार हो जाते हैं सभी वर्ग, तो उसी को हम बोलते हैं सत्ता। यानी कि सत्ता जिसमें क्या होता है कि अब कार्य को करवाया जाता है स्वेच्छापूर्वक, उसी को हम सत्ता बोलते हैं। तो अपने आसपास की हम सत्ता का इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई करिश्माई सत्ता का यूज कर रहा होता है, कोई पारंपरिक सत्ता का यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आसपास क्या करते हैं? सत्ता का इस्तेमाल होते हुए देखते रहते हैं कि जिसके पास में पावर होती है तो वो समाज को किस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है। तो वो आर्थिक शक्ति भी हो सकती है, हमारी राजनीतिक शक्ति भी हो सकती है, वो सभी इसी के अंदर आपके शामिल हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, कि पूंजीवादी समाज की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो पूंजीवादी समाज की जो 2 विशेषताएं होती हैं वो क्या होती है? एक तो ये निजीकरण पर बल देती है।
यानी कि जितनी भी निजी वस्तुएं होती हैं, निजीकरण उसको बहुत ज़्यादा पैरवी करती हैं। दूसरी, लाभ पर आधारित होती हैं। तो दो विशेषताएं ये चीज़ कह सकते हो कि निजीकरण पर होता है, लाभ पर आधारित होती है। इसके अलावा ये लेसेस फेयर की बात करते हैं, या फिर जिसको कह सकते हो मुक्त व्यापार की बात करते हैं, लेसेस फेयर की बात करते हैं, उदारीकरण की बात करते हैं। तो ये इसके अंदर आप लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि वर्ग संघर्ष क्या होता है। तो वर्ग संघर्ष यानी कि जिसके अंदर हमारे को कितने हैं, 4 वर्ग बताए हुए हैं। 4 वर्ग कौन से हैं? उच्च है, मध्यम है, निम्न है, कृषक वर्ग है। तो इन्हीं के बीच में क्या होता है, या फिर हम दो उसमें कैटेगराइज करते हैं, तो वो क्या होता है, अमीर वर्ग और हमारा गरीब वर्ग। तो उसके अंदर संघर्ष देखने को मिलता है कि यानी कि उनके बीच में जो टकराव होता है वर्गों के बीच में, उसी को बोलते हैं वर्ग संघर्ष। ठीक है, उदाहरण के लिए कह सकते हो कि अमीर और गरीब के बीच में वर्ग संघर्ष है, कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसके अलावा जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं और मजदूर के बीच में, तो ये उदाहरण आप इसमें शामिल कर सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, परिवारों के स्वरूप में कौन कौन से परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। तो परिवारों के जो स्वरूप है उसमें आज परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो परिवार के वैसे 2 टाइप है, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो इसके स्वरूप में कैसे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, तो देखो जहां पर पहले हो रहा था, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि संयुक्त परिवार और एक हमारे पास में एकल परिवार है, तो संयुक्त परिवार अब क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे टूटते चले जा रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं संयुक्त परिवारों का बिखरना। तो संयुक्त परिवार अब क्या हो गए हैं, टूट रहे हैं, सब एकल परिवार होते जा रहे हैं। और क्या हो सकता है, जितने भी पारिवारिक व्यवसाय हो रहे थे वो अब कमी देखने को मिल रही है, कि जहाँ पर पहले होता था पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या होता था, अपने जितने भी व्यवसाय होते थे उनको करने का कार्य करते थे। लेकिन अब आने वाली जितने भी परिवार की पीढ़ियाँ रहती हैं वो अलग अलग व्यवसाय करने लग गए हैं, तो इसीलिए पारिवारिक व्यवसायों में कमी देखने को मिल रही है। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं, महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की अब कोशिश हो रही है, क्योंकि पहले महिलाओं को शिक्षित या फिर उनको शिक्षा का अधिकार नहीं होता था, लेकिन आज हमें परिवारों के अंदर देखा जा रहा है, क्या कहते हैं कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर समाज के अंदर अपनी भागीदारी निभा रही है। और कह सकते हैं कि आर्थिक असुरक्षा के कारण क्या होता है कि चौथा कारण इसको कह सकते हैं, तो विवाह, जहाँ पर पहले विवाह जल्दी कर दिया जाता था, आज विवाह में देरी कर दी जाती है या फिर विवाह करा ही नहीं जाता है। इसी वजह से और क्या हो रहा है, जहाँ पर पहले तलाक ये सब देखे नहीं जाते थे, आज तलाक की संख्या बढ़ गई है, ठीक है ना। तो वो सब कहीं ना कहीं हमारे क्या हो जाएंगे, परिवारों के स्वरूप में परिवर्तन है। तो मैंने 2 नंबर में पूछा था, मैंने इस तरीके से आपको 4 से 5 पॉइंट बता दिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आवास के आधार पर परिवार कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आवास के स्थान पर 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पितृस्थानिक और एक होता है हमारा मातृस्थानिक। पितृस्थानिक यानी कि जो पिता का होता है, और जो मातृस्थानिक जो माता का होता है, यानी कि जो माता का घर होता है उसको बोलते हैं पितृ मातृस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 23, केस आपको ये दे रखा है पैराग्राफ सा छोटा सा, ठीक है ना, और इसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, परिस्थिति से आप क्या समझते हैं। तो परिस्थिति क्या होती है कि स्थिति, यानी कि एक व्यक्ति को अलग अलग जो कार्य करने की उसके पास में कंडीशन होती है, उसी को बोलते हैं हम परिस्थिति। जैसे मान लो क्या कहते हैं कि एक ही व्यक्ति है, ठीक है ना, जो भी मैं आपको बता रहा था कि अगर वो स्कूल जाता है तो वो स्कूल में क्या हो जाता है, स्टूडेंट हो जाता है। घर पर आता है तो वो किसी का बेटा हो गया, ठीक है, किसी का भाई हो गया, किसी की ऐसे महिलाएं जा रही हैं, ठीक है ना, गर्ल्स जा रही हैं, तो वो क्या हो गए, वहां जाकर स्टूडेंट बन गए। दुकान पर गए तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गए, आप ग्राहक बन गए, ठीक है। घर पर आए तो किसी की सिस्टर हैं, ठीक है, वो बन गए किसी की बेटी है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक ही व्यक्ति की अलग अलग जो भूमिकाएं होती हैं, अलग अलग स्थिति हो जाती है। वही व्यक्ति जब अलग अलग स्थानों पर जाता है तो उसी की जो परिस्थिति होती है वो क्या होती रहती है, बदलती रहती है। और ये क्या होती है, जितना भी है आधुनिक समाज के अंदर एक जटिल प्रक्रिया रहती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत सारे कार्य करता है, व्यक्ति वही और कार्य अलग अलग हो जाते हैं, उसको फिर अलग अलग नामों से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो ये आपको दे रखा है कि इसके अंदर आपको कानून और मानक बताए हुए हैं। तो वही आपसे क्वेश्चन बोल रखा है कि दिए गए गद्यांश को पढ़ें और कानून और मानक में अंतर बताइए, ये किस प्रकार भिन्न है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो कानून क्या होते हैं,
जो सुस्पष्ट होते हैं और मानक सुस्पष्ट नहीं होते हैं। कानून को राज्य मान्यता देता है जबकि मानक को परिवार मान्यता देता है। कानून का उल्लंघन होने पर सजा हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन मानक का उल्लंघन होने पर कोई सजा या फिर जुर्माना नहीं होता है। जैसे मैं आपको मान लो क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए कि अभी सबके घरों में यही होता है कि 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद में, ठीक है ना, सभी को घर पर आना है। नहीं, ठीक है ना, अगर नहीं आ पाए या थोड़ा सा लेट हो गए तो कोई हमें सजा नहीं हो जाती है इतनी भयंकर, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि अगर कोई कानून होता है कि कोई अपराध किसी ने कर दिया है, चोरी कर दी है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होता है, कानूनी रूप से सजा होती है, उसको माफ नहीं किया जाता है। तो यही अंतर होता है कानून और मानक। मानक परिवर्तित हो सकते हैं लेकिन कानून परिवर्तित नहीं हो सकता है। कानून राज्य द्वारा लागू किया जाता है, मानक परिवार द्वारा, समाज द्वारा लागू किए जाते हैं। फिर इसी में क्वेश्चन और करके दे रखा है कि जन माध्यम हमारे जीवन को किस प्रकार से अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो पहले समझना जन माध्यम क्या होते हैं। जन माध्यम यानी कि जनसंचार के माध्यम, तो वो आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का ही पार्ट बन चुके हैं। तो हम कहीं ना कहीं जन माध्यम से जितने भी हमारे, चाहे न्यूज़पेपर्स रहे हो, चाहे हमारी टेलीविजन रहे हो, चाहे हमारे पास में सोशल मीडिया, आप तो देख रहे हो कि हर घर मोबाइल, हर व्यक्ति के पास मोबाइल, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन का पार्ट बन चुके हैं। तो इसी तरीके से क्योंकि हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील, विकासात्मक इन सब जगहों पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि सांस्कृतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उससे कह सकते हैं कि हमें जो संस्कृति के अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि जिसमें हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा अलग अलग संस्कृतियां जो हैं उसके साथ में मेल मिलाप करना, वो सभी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि एक इस तरीके का तरीका होता है जो क्या करते हैं कि समाज में के अंदर अपने जितने भी संस्कृति होती है, जितने भी हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसके अंतर्गत अपने जितने भी प्रतिमान होते हैं उन सभी को बदलने की कोशिश करता है, उसी को हम बोलते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं, इसके दो पार्ट होते हैं, आंतरिक होता है, बाहरी होता है, ठीक है ना। जिसमें आंतरिक में क्या हो जाता है, कृषि शामिल हो जाती है, बाहरी के अंदर उपनिवेशीकरण, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। यानी कि एक संस्कृति को दूसरे संस्कृति द्वारा अपनाया जाना, ठीक है, उसके अंतर्गत जितने भी प्रतिमान है उसको बदल देना, उसी को बोलते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन। अलग अलग जितने भी संस्कृति है उन सब के अंतर्गत एक दूसरे के साथ में परिवर्तन देखने को मिलता है, वही होता है सांस्कृतिक परिवर्तन। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कि बहुत से समाजों में, यही भी आपको एक गद्यांश दे रखा है और उसके हिसाब से दे रखा है कि कारगिल युद्ध के बाद से क्या हुआ था कि पहले जो संपत्ति पर अधिकार होता था वो क्या होता था, सिर्फ पुरुषों का होता था। लेकिन कारगिल युद्ध के बाद में क्या हुआ, सरकार ने, राज्य ने ये सोचा कि अब क्या कर देंगे, जो संपत्ति होगी तो उसको क्या कर देंगे, महिलाओं को दे दिया जाएगा, ठीक है ना। भारतीय सैनिकों की मृत्यु के बाद में क्षतिपूर्ति की जो धनराशि है तो वो विधवाओं को दे दी जाएगी। तो इसी के ब्याह पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपको क्या कारण लगते हैं कि जिसके कारण भारत सरकार ने कारगिल युद्ध के बाद यह निर्णय किया कि भारतीय सैनिकों की मृत्यु पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति को धनराशि उनकी विधवाओं को मिलनी चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या था, क्योंकि देखो जो भारतीय सैनिक अगर इनकी सीमा पर लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद में जो संपत्ति होती थी, पहले क्या होता था कि कहीं ना कहीं पुरुषों को मिल जाती थी, लेकिन अब उसके बाद में क्या होता था कि ना विधवाओं को नहीं मिल पाती थी, महिलाओं को नहीं मिल पाती थी। अब उनको अपने आगे का जीवन किस तरीके से चलाया जाए, तो क्योंकि उनको तो अब कहीं ना कहीं कमाने के लिए अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है ना। अब कैसे कमाएंगे, तो किसके सहारे जिएंगे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि क्षतिपूर्ति की जो धनराशि थी वो विधवाओं को दी गई, जिससे क्या हो सके कि वो अपना कल्याण कर सके, अपने लिए और भी जो रोजगार के माध्यम है वो ओपन कर सके, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर है वो किस तरीके से अपने बच्चों की देखभाल, अपने लिए जो जीवन है आगे का उसको चला सके। और महिलाओं के हाथ में इसीलिए दे दिया गया है ताकि उसकी क्षतिपूर्ति जो राशि होगी वो महिलाएं संभालेंगी, जो विधवाएं हैं, जिससे वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। इसी वजह से ये काम विधवाओं को दिया गया, क्षतिपूर्ति जो राशि थी। फिर क्वेश्चन नंबर 27, युवा असंतोष के कारणों की चर्चा कीजिए। तो देखो युवा असंतोष क्यों हो रहा है, इसको हम कई बार दोहरी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो बेरोजगारी है, अशिक्षा, अच्छी
हेल्थ फैसिलिटी जिसको कह सकते हो, स्वास्थ्य सुविधा, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, जिसमें कह सकते हो वो शिक्षा बढ़िया चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छी बेरोजगारी अच्छा रोजगार चाहते हैं, बेरोजगारी नहीं है, अच्छा रोजगार चाहते हैं, ठीक है, अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छी इनकम हो, आय जिसको कह सकते हो वो अच्छी हो। तो अगर ये सब चीज़ें अच्छी नहीं मिल रही है, इसी वजह से क्या हो रहा है, युवा के अंदर असंतोष देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो युवा असंतोष के यही कारण है जिसकी वजह से युवा असंतोष में, जिसको हम दोहरी संस्कृति भी बोल देते हैं। फिर है क्वेश्चन, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार संबंधित हैं। तो देखो, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन, तो राजनीति को शक्ति को ही क्या, राजनीतिक जो शक्ति होती है वही सामाजिक परिवर्तन का कहीं ना कहीं कारण बनती है। क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा पटल है या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल है उसी पर हम सिर्फ बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पूरे देश को भी देखा जाता है उसके अंतर्गत, और वो सब कहीं ना कहीं सामाजिक के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जैसे क्या हो सकता है कि भारत के ऊपर जब ब्रिटेन ने क्या करा था, अधिकार करा था, ठीक है ना, भारत पर जब ब्रिटेन ने करा तो क्या करा था, पहले कहीं ना कहीं राजनीतिक शक्ति हाथ में ली और उसके बाद में वहां की जो भी सामाजिक स्थिति थी भारत की उसको चेंज कर दिया। देखने को मिल रहा था ना कि हमारे क्या हुआ था, राजनीतिक शक्ति ली और उसके बाद में जितनी भी हमारी सामाजिक परिस्थिति थी उसको अपने अनुसार उन्होंने डाल दिया। ऐसे ही हमें क्या होता है कि एक और मिलता है, तो वो होता है हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी 18+ है, 18 से ऊपर है, उनको वोटिंग राइट दिया जाता है, जबकि ये क्या है, राजनीतिक है। लेकिन अब इसके अंदर क्या हो गया कि सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जाए तो वो समाज का पार्ट है, और समाज के माध्यम से राजनीति होगी, राजनीति के माध्यम से ही समाज का कल्याण होगा। तो इसी प्रकार से एक दूसरे से क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कि समाज से आप क्या समझते हैं और समाज की 3 विशेषताएं कौन सी हैं। तो समाज क्या होता है बेटा, तो समाज होता है सामाजिक संबंधों का जाल। तो जितने भी हमारे सामाजिक संबंध होते हैं वो समाज के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसके अंदर कोई सामाजिक संबंध देखने को ना मिल रहे हो। तो सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। अब इसके अंदर इसने क्या पूछा है, 3 विशेषताएं बताइए। तो 3 विशेषताएं, तो पहला क्या होता है, समाज अमूर्त होता है, कोई मूर्ति नहीं होती उसकी, कोई हम इसको एक पैमाने पर नहीं देख सकते कि इस तरीके का ही समाज होगा, अमूर्त तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा समाज के अंदर क्या होता है, शांति होती है, संघर्ष होती है। तीसरा कह सकते हैं समाज के अंदर भिन्नताएं होती है, इसके अलावा समानताएं देखने को मिलती हैं समाज के अंतर्गत। चौथा कह सकते हैं पारस्परिक सहयोग होता है, संघर्ष देखने को मिलता है। पांचवा कह सकते हैं आश्रित रहने के नियम होते हैं, आश्रित रहने के नियम जिसको कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहती है हमेशा, ठीक है। तो समाज के अंदर एक दूसरे का सहयोग करते हैं कि अगर मान लो कि कहते हैं, कई बार हमने देखा होगा कि अपने पड़ोस के अंदर कोई बीमार पड़ जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं इसके अंदर रह जाते हैं, ठीक है ना। समाज के अंदर का हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं समाज के अंदर विशेषताएं होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 29 कि किस प्रकार विद्रोह असहमति दिखाने का तरीका होते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज के लिए विद्रोह करते हैं तो हम अपनी असहमति ही दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आपको इसके अंदर भी देख रखा है कि जितने भी चाहे विवाद हो, कानून सत्ता, ये सब असहमति या फिर विद्रोह भी होता है, ठीक है ना। विद्रोह हम करते ही क्यों है, क्योंकि हम उस बात से कहीं ना कहीं असहमत हैं, और जब वही असहमति ज्यादा बढ़ जाती है तो उसी के हम क्या बोल देते हैं, विद्रोह बोल देते हैं, ठीक है ना। तो वही पूछ रखा है कि आपके अनुसार व्यक्ति विद्रोह क्यों करता है। व्यक्ति विद्रोह इसीलिए करता है क्योंकि वो अपनी किसी भी कोई भी बात है, चाहे वो सरकार से हो, ठीक है ना, राज्य से हो, किसी भी व्यक्ति से हो, तो वो क्या होता है, जब उस बात से असहमत होता है तभी वो विद्रोह करता है। जब उसकी वो बात नहीं मानी जाती है, जब उसके अंदर वो कुंठा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, तो उसी के कारण वो क्या करता है, विद्रोह करता है। तो वही जब असहमति जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब वो विद्रोह करता है कि अब कुछ और नहीं, अब हमें कहीं ना कहीं सत्ता को परिवर्तन ही करना पड़ेगा, सिर्फ अभी एक यही मार्ग रह जाता है। तो उसी को बोलते हैं विद्रोह करने, असहमति दिखाने का तरीका ही विद्रोह होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 कि आधुनिक पूंजीवादी राज्य एक महत्वपूर्ण विषय था, ठीक है, जिसमें AR देसाई की रुचि थी। तो AR देसाई
से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। यानी कि अभी मैंने आपको लास्ट चैप्टर जो कल कराया था, चैप्टर नंबर 5 भारतीय समाजशास्त्री, उससे ये पूछा गया है कि देसाई द्वारा बताए गए 4 तरीके जिसके आधार पर कल्याणकारी राज्य द्वारा दिए गए कार्यों का परीक्षण किया जा सकता है। तो जो AR देसाई थे उन्होंने कल्याणकारी राज्य द्वारा कौन कौन से आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो क्या बता रहे थे, AR देसाई ने बताया कि जहाँ पर भी क्या होती है कि गरीबी है, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति, नागरिकों को सुरक्षा का ध्यान रखना, सभी को विकास के अवसर उपलब्ध कराना, इनकी बात करी। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया था कि जो भी आय संबंधी जितनी भी असमानताएं होती हैं उसको कहीं ना कहीं समान किया जाए, क्योंकि सभी की आय के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो इनके बीच के जो खाई है उसको कम करने की बात करी। इन्होंने जो भी बोला, क्या कहते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, उसकी प्रवृत्ति अधिक से अधिक लाभ कमाने की होती है, जो भी मैं ऊपर भी बता कर गया था आपको, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, जो मजदूर है वो और मजदूर होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। इसको कह सकते हो गरीब गरीबी रह पा रहा है, ठीक है। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि कहीं ना कहीं रोजगार के उपलब्ध कराए जाने चाहिए जितने भी पूंजीवादी हैं, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से व्यवस्था बनाई जाए कि जिससे गरीबों का भी कल्याण हो सके, जितना भी आय संबंधी जितने भी न्यूनतम मजदूरी, इन सब की बात करी है उन्होंने, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, उन्होंने कल्याणकारी राज्य के जो भी परीक्षण है उसके बारे में बताया है, जो मैंने आपको बता दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 31 कि ग्रामीण अध्ययन के विषय में MN श्रीनिवास और लुई ड्यूमो द्वारा क्या कहा गया। 2 के बारे में पूछ लिया, MN श्रीनिवास और लुई ड्यूमो, ठीक है। तो MN श्रीनिवास ने क्या बताया था कि जो गांव है वो एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहचान के रूप होते हैं, और उन्होंने बताया कि गांव कभी भी आत्मनिर्भर नहीं थे, क्योंकि सभी के बीच में कहीं ना कहीं सामाजिक राजनीतिक जो संबंध होते थे आर्थिक, उससे कहीं ना कहीं जुड़ाव देखने को मिलता था। और जो गांव थे वो भारतीय समाजशास्त्र के अंदर एक दूसरे को क्या करते थे, लाभान्वित करते रहते थे, एक दूसरे का कहीं ना कहीं ख्याल रखते रहते थे। वहीं पर लुई ड्यूमो ने क्या बताया, गांव को उन्होंने बोला कि एक श्रेणी के रूप में गांव को विभाजित नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं ये गुमराह कर देने वाला चीज़ है, ठीक है। उन्होंने गांव को जो बताया वो कैसा बताया था, स्थिर बताया था, आत्मनिर्भर बताया था, छोटे गणराज्य जाति जैसी उन्होंने बताया था। उन्होंने गांव को इस तरीके से बताया था, ठीक है ना। आपसे कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि स्थिर, आत्मनिर्भर और छोटे गणराज्य की जाति है, किसने बोला था, तो ये लुई ड्यूमो ने कहा था। तो इस तरीके से लुई ड्यूमो बता रहे थे गांव को, ठीक है। गांव को उन्होंने बताया था कि ये आत्मनिर्भर थे लुई ड्यूमो ने। तो इस तरीके से था ये ग्रामीण विकास के अंदर MN श्रीनिवास और लुई ड्यूमो के। फिर क्वेश्चन नंबर 32 कि समाज में श्रम विभाजन पर अपने विचार रखें। तो समाज के अंतर्गत हमें श्रम विभाजन देखने को मिलता है। तो श्रम विभाजन जिसके अंदर क्या होता है कि सभी जो वर्ग होते हैं, चाहे सभी जो समाज है हमारे अंदर, उसके अंदर क्या होता है, जो श्रम विभाजन होता है उसी को प्राथमिकता देखने को मिलती है। हर एक व्यक्ति का हर कार्य देखने को मिलते हैं, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर क्या होती है कि कार्यों की विशेषज्ञता शामिल देखने को मिलती है, कि हर व्यक्ति अलग अलग अपने कार्यों के अंदर विशेषज्ञ होता है, कि ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति सारे ही कार्य कर सकता है, तो हर कार्य के अपने विशेषज्ञ होते हैं। इसके अलावा क्या होता है इसके अंतर्गत कि जितनी भी उत्पादन प्रणाली होती है, ठीक है ना, उसी के अंदर सभी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से काम करते हैं। तो इसी को बोलते हैं श्रम विभाजन। फिर इसमें दे रखा है आपका सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं और सामाजिक नियंत्रण की क्या आवश्यकता है। सामाजिक नियंत्रण जिसको कह सकते हो समाज को नियंत्रण करना, यानी कि जिसको कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं, ठीक है ना, समाज को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हम नियंत्रण करा जाता है, ठीक है ना। और ये क्यों आवश्यकता है, अपराध को रोकने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए, इसके अलावा जितने भी दंगे हैं उनको रोकने के लिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। तो इसी वजह से सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जितनी भी मॉरल वैल्यूज हैं, यानी कि नैतिक जितनी भी नीतियां हैं उनको लिए, नैतिक कार्यों के लिए, तो उसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे, यानी कि हिंसा को रोकने के लिए, विरोध को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए,
समाज के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, नैतिक कार्यों को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, सामाजिक नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, जो आपको ये पैराग्राफ दे रखा है और इसके अनुसार आपको देना है, सांस्कृतिक विभिन्नता से क्या अधिक अर्थ है। तो सांस्कृतिक विभिन्नता जिसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं और उन्हीं सभी का सम्मान किया जाता है, उसी को बोलते हैं सांस्कृतिक विभिन्नता। ठीक है। अगला है विश्वव्यापी संस्कृति को पहचान किस तरह मिलती है। तो विश्वव्यापी जितनी भी पहचान होती है उसको कैसे मिलती है कि अलग अलग देशों के अंतर्गत एक ही भाषा या फिर कह सकते हो अलग अलग भाषाओं का प्रकाशन कर देना, उस तरीके से मिल जाती है। जैसे मान लो क्या कहते हैं कि भारत की फिल्म है और वो अलग अलग देशों के अंदर चलती है, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर चलती है, तो इसी को बोलते हैं विश्वव्यापी संस्कृति की पहचान इस तरीके से मिलती है। जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है, हॉलीवुड मूवीज़ भी चल रही हैं, ठीक है ना। ऐसे इंडियन की जो बॉलीवुड है वो सिर्फ हमारे भारत तक ही सीमित नहीं है, वो अलग बाहर के जो देश हैं उस तक भी सीमित है। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या मिलती है, विश्वव्यापी सांस्कृतिक पहचान मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है आपसे, संचार के आधुनिक साधनों से संस्कृतियों के बीच अंतर कम कैसे हो रहा है। तो संचार के जितने भी आधुनिक साधन हैं, जैसे क्या है हमारे पास में, टीवी है, इंटरनेट है, अब तो हमारे पास में सोशल मीडिया भी है, ठीक है ना। तो इन तरीक़ों से क्या होता जा रहा है, जो टेलीग्राफ है हमारे पास में, ठीक है ना, सैटेलाइट है, इन सब से क्या हो रहा है, जो संस्कृतियों के बीच में जो अंतर है वो कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी एक दूसरे की जो संस्कृतियां हैं उसको अपनाया जा रहा है। ठीक है ना। भारत में रहकर ही हम अलग अलग संस्कृतियों को अपना रहे हैं, ठीक है ना। खान पान जिसके अंदर है, उनका वेस्टर्न कल्चर है, देख लो आज जितना भी हमें पहनावा देखने को मिलता है ये अलग ही तो संस्कृति है, हमारा नहीं है, खान पान में देखने को मिल रहा है। ठीक है। मोमोज, चाइनीज़, ठीक है ना, ये सब कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल रहा है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 35, औपचारिक और अनौपचारिक संस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए और विद्यालय कैसी संस्था है और क्यों। तो औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक संस्थाएं वो होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिसमें हम जो शिक्षा या फिर जितना भी समाज से सीखते हैं वो औपचारिक रूप से सीखा जाता है। जैसे हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, विद्यालय जिसके अंदर होता है एक व्यक्ति पढ़ने के लिए बाहर जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं औपचारिक। अनौपचारिक में क्या होता है कि जिसमें कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो सीखा जाता है वो कैसे होता है कि आसपास के माहौल से सीखा जाता है, पर्यावरण से सीखा जाता है। इसके अंदर हमारे परिवार शामिल होते हैं, हमारा पड़ोस शामिल होता है, हमारे नातेदार शामिल होते हैं, सगे संबंधी शामिल होते हैं, समाज शामिल होता है। इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। तो विद्यालय कैसी संस्था है, तो विद्यालय तो औपचारिक संस्था है। तो विद्यालय कैसी है, औपचारिक संस्था है। क्यों है, क्योंकि क्या होता है इसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित अवधि तक होता है, कुछ ही घंटों के लिए आप विद्यालय जाते हैं, पेपर होते हैं आपके, उसके बाद में जब आप पास करते हो तब जाकर आप अगली क्लास में प्रमोट होते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमारा, ये था सैम्पल पेपर। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, और लास्ट तक इसको आपने देखा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, ठीक है ना, अपना कोई एक और सैम्पल पेपर के साथ में। थैंक यू।